A very warm welcome to my channel JIB and CIB Made Simple. So today we are going to discuss some more MCQs based on digital banking. तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 से 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड। आज हम लोग 51 से लेके 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डिजिटल बैंकिंग के चैप्टर में आने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन से। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेंशन्ड फॉर्म ऑफ बैंकिंग कम अंडर डिजिटल बैंकिंग। तो आपके सामने कुछ बैंकिंग के नाम दिए गए हैं, तो आपसे ये पूछा गया है कि डिजिटल बैंकिंग के अंदर क्या आता है। तो पहला है ब्रांच बैंकिंग, दूसरा है मोबाइल बैंकिंग, तीसरा है चेक डिपॉजिट, चौथा है एसएमएस बैंकिंग। बताइए दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग के अंदर कौन सा बैंकिंग आता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंड डी, यानी कि अपना मोबाइल बैंकिंग है और एसएमएस बैंकिंग। तो ये दोनों का दोनों डिजिटल बैंकिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑन विच डिजिटल बैंकिंग शुड बी बिल्ड अपॉन। यानी डिजिटल बैंकिंग किस फाउंडेशन पे बिल्ड होना चाहिए। पहला है डाटा पैकेट, दूसरा है डाटा कम्युनिकेशन, तीसरा है यूजर एक्सपीरियंस और चौथा है दोस्तों डाटा सिक्योरिटी। बताइए दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग जो का फाउंडेशन क्या है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका डाटा पैकेट। तो डिजिटल बैंकिंग का बेसिक फाउंडेशन है डाटा पैकेट। डिजिटल बैंकिंग हैज़ बीन मेकिंग मोस्ट डिसरप्टिव चेंजेस इन विच वर्टिकल ऑफ बैंकिंग। दोस्तों, आपसे ये पूछ रहा है कि डिजिटल बैंकिंग सबसे ज़्यादा चेंज किस बैंकिंग के पार्ट में ला रहा है। रिटेल बैंकिंग में, कॉर्पोरेट बैंकिंग में, रिस्क एंड ट्रेजरी में, वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिटेल बैंकिंग। तो डिजिटल बैंकिंग सबसे ज़्यादा चेंजेस ला रहा है रिटेल बैंकिंग, इसीलिए आपके रिटेल बैंकिंग के सिलेबस में डिजिटल बैंकिंग को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन बिल्डिंग बैंकिंग इकोसिस्टम। यानी बैंकिंग इकोसिस्टम को बिल्ड करने में दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन कौन कौन से हैं। पहला है कस्टमर प्रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड आरबीआई क्लियरेंस, तीसरा है प्रोडक्ट बास्केट एंड यंग कस्टमरी, चौथा है रिस्क टेकर्स एंड सेफ प्लेयर। तो बताइए दोस्तों, कौन से दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है बिल्डिंग बैंकिंग इकोसिस्टम। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका कस्टमर प्रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी इन डिजिटल बैंकिंग स्पेस। आपको डिजिटल बैंकिंग स्पेस में लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी को मेंटेन करना है, तो की फैक्टर कौन सा है। कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, फ्रेंड्स रेफरल, डिस्काउंट एंड ऑफर। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका कस्टमर सर्विस। तो यदि आप अच्छा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी को गेन कर सकते हैं डिजिटल बैंकिंग के स्पेस में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेफगार्डिंग कस्टमर फॉलोइंग इज हैपनिंग। पहला ट्रांसमिशन, दूसरा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तीसरा फायरवॉल एक्सेस, चौथा एएनसी, पांचवा ऑल ऑफ दीज ऑल द टाइम्स। यानी कि जो कस्टमर को सेफगार्ड करना होता है वो कब हो रहा होता है, ट्रांसमिशन के दौरान, इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के दौरान, फायरवॉल एक्सेस के दौरान या हमेशा। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है हमेशा, यानी कि कस्टमर को सेफगार्ड हमें हर एक वक्त किया जाता है डिजिटल बैंकिंग के अंदर। द डाटा वैल्यू हैज चेंज्ड सिंस यू लास्ट सॉ इट विथ रीड ओनली राइट। If we know that no modification is permitted or due since you last saw it, what has been compromised? देखिए दोस्तों, ये तीन टर्म इंपॉर्टेंट है, डाटा अवेलेबिलिटी, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा इंटीग्रिटी। अब क्या कर रहा है दोस्तों, कोई डाटा वैल्यू है वो बदल गया, ठीक है, जब से आपने पिछली बार देखा था, सिंस यू लास्ट सॉ इट विथ रीड ओनली लाइट, क्योंकि आपने उसे रीड ओनली लाइट से देखा था। इफ वी नो दैट नो मॉडिफिकेशन इज परमिटेड और ड्यू सिंस यू लास्ट सॉ इट, व्हाट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। यदि हम ये मान रहे हैं कि कोई इसमें मॉडिफिकेशन परमिट नहीं हुआ है या ड्यू नहीं है जब से आपने लास्ट बार देखा, तो क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, बोथ बी एन सी एंड बोथ ए एन बी। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी डाटा इंटीग्रिटी। तो इस केस में हमारा डाटा इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पीओएस है पॉइंट ऑफ सेल, सीवीवी है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, आईवीआर है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ईएमबी है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा, एनएफसी है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, आरएफआईडी है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, टीएटी है टर्न अराउंड टाइम, ओटीपी है वन टाइम पासवर्ड और एमडीआर है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। कार्ड दैट स्टोर डाटा इंटीग्रेटेड सर्किट आर ऑल्सो कॉल्ड। तो वैसा कौन सा कार्ड है जो कि डाटा को इंटीग्रेटेड सर्किट में आईसीज में स्टोर करता है। स्मार्ट कार्ड, मैग स्ट्रिप कार्ड, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका स्मार्ट कार्ड। तो ध्यान रखेंगे, स्मार्ट कार्ड कहाँ पे डाटा को स्टोर करता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट में स्टोर करता है, यानी कि आईसीज में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमबी कंप्लेंट कार्ड गिव्स ऑप्शन टू कार्ड होल्डर टू परफॉर्म। यानी जो ईएमबी के कंप्लेंट कार्ड होते हैं वो कार्ड होल्डर को एक ऑप्शन देते हैं कि वो क्या परफॉर्म कर सके। ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों, ईएमबी कंप्लेंट कार्ड होल्डर को क्या ऑप्शन देते हैं। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी
ईएमबी कॉम्प्लेन कार्ड से कार्ड होल्डर कॉन्टैक्ट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, दोनों तरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एनएफसी स्टैंड फॉर, अभी हमने देखा नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू कार्ड यूजेज इन पीओएस टर्मिनल, यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में यदि आपको कार्ड यूज करना है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चिप कार्ड्स आर इंसर्टेड एंड मैक्स चिप कार्ड आर स्वाइप्ड, मैक्स चिप कार्ड आर इंसर्टेड एंड चिप कार्ड आर स्वाइप्ड, बोथ चिप एंड मैक्स चिप कार्ड आर इंसर्टेड, बोथ चिप एंड मैक्स चिप कार्ड आर स्वाइप्ड। दोस्तों आपको चिप और मैक्स चिप कार्ड में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब आप पीओएस टर्मिनल में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप चिप कार्ड को इंसर्ट करेंगे और मैक्स चिप कार्ड को स्वाइप करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चिप वाला कार्ड और मैक्स चिप वाला कार्ड में ये डिफरेंस है। वन एंटिटी दैट इज मिसिंग इन द 3 पार्टी कार्ड नेटवर्क मॉडल एज कम्पेयर टू 4 पार्टी कार्ड नेटवर्क मॉडल इज, तो आपसे देखिए एक होता है 3 पार्टी कार्ड नेटवर्क मॉडल और एक होता है 4 पार्टी कार्ड नेटवर्क मॉडल। ऐसा क्या एंटिटी है जो कि 3 पार्टी कार्ड में मिसिंग है? ऑप्शन ए कर रहा है मर्चेंट एक्वायरर, बी कर रहा है कार्ड स्कीम, सी कर रहा है कार्ड इशूअर और डी कर रहा है मर्चेंट या कार्ड होल्डर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ड इशूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफलाइन ऑथराइजेशन इज एन ऑप्शन अवेलेबल विथ, तो ऑप्शन ऑफलाइन ऑथराइजेशन कहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है? एनएफसी इनेबल कार्ड, ईएमबी कंप्लेंट कार्ड, मैक्सट्रिप कार्ड और एएनबी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी एनएफसी वाले में और ईएमबी वाले में हमारा ऑफलाइन ऑथराइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएमबी कार्ड ट्रांजेक्शन इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय पिन एंड चिप, सिग्नेचर एंड चिप, बोथ पिन एंड सिग्नेचर, ओनली चिप। तो ईएमबी कार्ड के ट्रांजेक्शन में क्या नहीं आता है आपसे ये बताना, नॉट कैरेक्टराइज्ड। ध्यान दीजिएगा, नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों ईएमबी कार्ड में क्या नहीं आता है? तो बोथ पिन एंड सिग्नेचर, पिन नहीं आएगा, सिग्नेचर नहीं आएगा, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेंशन एंटिटी ऑथराइज अ कार्ड ट्रांजेक्शन इन अ 4 पार्टी कार्ड स्कीम नेटवर्क, तो दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि जो 4 पार्टी कार्ड स्कीम नेटवर्क है उसमें आपके नीचे कुछ एंटिटी लिखा गया है, कौन के कार्ड ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करता है? कार्ड स्कीम, मर्चेंट कार्ड होल्डर, मर्चेंट एक्वायरर, कार्ड इशूअर। तो दोस्तों जो जिसने कार्ड इशू किया है वही ऑथराइज करेगा ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द ऑर्डर ऑफ वेरियस स्टेज इन ट्रांजेक्शन लाइफ साइकिल इज, तो ट्रांजेक्शन के लाइफ साइकिल में कौन कौन सा वेरियस स्टेजेस हैं? पहला क्लियरिंग सेटलमेंट ऑथराइजेशन, दूसरा ऑथराइजेशन सेटलमेंट क्लियरिंग, तीसरा सेटलमेंट ऑथराइजेशन क्लियरिंग, चौथा ऑथराइजेशन क्लियरिंग सेटलमेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑथराइजेशन क्लियरिंग एंड देन सेटलमेंट। सबसे पहले ऑथराइज होगा, फिर क्लियर होगा और फिर सेटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआई डीएसएस स्टैंड फॉर, आपके सामने 4 फुल फॉर्म दिए गए हैं, पेमेंट कार्ड इंटरफेस डाटा स्टैंडर्ड एंड सर्विस, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, पेमेंट कार्ड इंटरफेस डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा स्टैंडर्ड एंड सर्विस। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी पी से पेमेंट होगा, सी से कार्ड होगा, आई से इंडस्ट्री होगा और डीएसएस होता है डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। सो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question 68. Which of the following facilities are likely to be available at an ATM machine? तो ATM मशीन में इनमें से कौन सा फैसिलिटीज अवेलेबल होता है? कैश विड्रॉल, अपडेट मोबाइल नंबर, रिचार्ज मोबाइल, पे यूटिलिटी बिल, ऑल द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी ऑल द अबव। आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो, मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हो, यूटिलिटी बिल पे कर सकते हो, यानी सभी के सभी चीज़ कर सकते हो आप ATM मशीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम स्टैब्लिश बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज आर कॉल्ड, तो नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा जो एटीएम स्टैब्लिश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम, हम लोगों ने पहले देख रखा है। ऑफ यूएस ट्रांजेक्शन आर दोज वेयर इशूअर एंड एक्वायरिंग बैंक आर डिफरेंट, इशूअर एंड एक्वायरिंग बैंक आर सेम, ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट कम ऑन टू एनपीएस स्विच, ट्रांजेक्शन दैट कम टू एनपीएस स्विच। तो दोस्तों ऑफ यूएस ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो बेसिकली ये होता है अपना ऐसा जिसमें इशूअर और एक्वायरिंग बैंक अलग अलग होगा, और दूसरी बात कि दोस्तों इसमें ट्रांजेक्शन जो होगा वो एनपीएस स्विच पे आएगा, ठीक है। ये हमारा होता है ऑफ यूएस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, आईएमटी इज अ फंड ट्रांसफर फैसिलिटी दैट रिक्वायर्स ओनली बेनिफिशियरी। तो दोस्तों बताइए आईएमटी मेथड से क्या आपको आईएमटी मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? ऑप्शन ए का है मोबाइल नंबर, बी का है अकाउंट नंबर, सी का है अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड और डी का है मोबाइल नंबर एंड अकाउंट नंबर। तो दोस्तों बताइए आईएमटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो आईएमटी के लिए रिक्वायरमेंट है केवल और केवल मोबाइल नंबर की। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर आपका मोबाइल नंबर, यदि आपका लाभार्थी जो है जो बेनिफिशियरी है उनका मोबाइल नंबर आपको मिल जाए तो आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर की फंड ट्रांसफर फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एटीएम ट्रांजेक्शन इंटरचेंज फी इज पेड टू द, तो किसी भी एटीएम ट्रांजेक्शन में जो इंटरचेंज फी होता है वो किसे पे किया जाता है? एटीएम नेटवर्क को, एक्वायरिंग बैंक को, इशूइंग बैंक को, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका एक्वायरिंग बैंक, यानी जो एक्वायरिंग बैंक होते हैं उन्हें ही हम लोग इंटरचेंज फी पे करते हैं किसी भी एटीएम ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आरबीआई गाइडलाइन फॉर अदर बैंक ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ फ्री एटीएम यूजेज इज, तो फ्री एटीएम यूजेज कितने हैं आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अदर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए?
3 times a month in a metro city, 5 times a month in नॉन मेट्रो सिटी, 5 टाइम अ मंथ फॉर एनली नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ए एंड बी, यानी मेट्रो सिटी में 3 बार और नॉन मेट्रो सिटी में 5 बार, ये अपना फ्री यूजेज है। तो यूज अ कैश डिपॉजिट मशीन CDM, यूनिट टू नेसेसरी है। CDM को यूज करने के लिए आपके पास क्या जरूरत है? बैंक डेबिट कार्ड एंड अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, बैंक डेबिट कार्ड एंड ऑल्सो अकाउंट नंबर। तो दोस्तों और एंड में आपको आंसर पता होना चाहिए। और मतलब कि आइदर, ठीक है, और एंड मतलब कि दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बैंक का डेबिट कार्ड का भी जरूरत होता है और अकाउंट नंबर का भी जरूरत होता है, आप यदि CDM को यूज करना चाहते हैं तो यूज CDM यू नीड टू हैव बैंक डेबिट कार्ड और अकाउंट नंबर। तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो और अकाउंट नंबर से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कस्टमर वाइल ट्रांजेक्टिंग एट अ ATM यूजेस रॉन्ग पिन, व्हाट काइंड ऑफ डिक्लाइन इट इज़। तो दोस्तों क्या कर रहा है कि कोई कस्टमर है, वो ATM पे ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसने रॉन्ग पिन यूज कर लिया, तो ये कैसा डिक्लाइन है? टेक्निकल डिक्लाइन है या बिजनेस डिक्लाइन है या नेटवर्क फेलियर है या कुछ नहीं है? तो बताइए दोस्तों, रॉन्ग पिन यूज करने पर कैसा डिक्लाइन होता है? तो ये होता है दोस्तों अपना बिजनेस डिक्लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्प्यूट कैन अराइज इन केस ऑफ। डिस्प्यूट किस केस में अराइज होता है? सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन में, अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन में, बोथ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन में, नाइदर ऑफ द अबव। तो डिस्प्यूट अराइज होता है दोस्तों चाहे वो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो या अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो, दोनों के दोनों केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर RBI गाइडलाइन फॉर रॉन्गफुल डेबिटेड अमाउंट अ कस्टमर हैज टू कंप्लेंट विद द इशूइंग बैंक विद इन। तो आपको मान लीजिए कोई रॉन्गफुल डेबिट कोई अमाउंट रॉन्गफुली डेबिट हो गया, तो कस्टमर को कंप्लेंट करना होगा इशूइंग बैंक को कितने दिनों में? फेल ATM ट्रांजेक्शन के 30 दिनों में, फेल ATM ट्रांजेक्शन के 100 दिनों में, फेल ATM ट्रांजेक्शन के 7 दिनों में और फेल ATM ट्रांजेक्शन के 60 दिनों में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 30 दिनों में। ठीक है, तो कोई भी रॉन्गफुली डेबिट अमाउंट को कस्टमर को कंप्लेंट करना पड़ेगा इशूइंग बैंक को विद इन 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम की पॉइंट्स। IMPS आपको पता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, NUUP नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, MMID मनी मोबाइल आइडेंटिफायर, QSAM क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैप्ड, पुल बेस्ड मर्चेंट इनिशिएटेड ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड पुल बेस्ड ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, ऑटो डेबिट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर अ गुड्स और सर्विस परचेज फ्रॉम मर्चेंट। पुश बेस्ड मर्चेंट कौन होते हैं? तो यदि मान लीजिए कस्टमर ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर रहा है तो उसे पुश बेस कहेंगे, और यदि मर्चेंट ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर रहा है तो पुल बेस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप पुश बेस का लीजिए, मोबाइल रिचार्ज एंड क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। ठीक है, और जैसे आप पुल बेस का ले लीजिए तो ऑटो डेबिट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फिर BSP क्या होता है? बैंक सिक्योर प्लेटफॉर्म। यानी कि दोस्तों आप देखिए, आपका यदि मान लीजिए मंथली इंस्टॉलमेंट कट रहा है तो वो आपका पुल बेस हो गया, और यदि आप कभी मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहे हैं तो वो पुश बेस हो गया। HSM होता है दोस्तों होस्ट सिक्योरिटी मॉड्यूल। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। PCI होता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आप सुन के भी चीज़ों को याद रख सकते हैं, क्योंकि बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो PCI का फुल फॉर्म याद रखेंगे, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल बैंकिंग थ्रू SMS चैनल इज अवेलेबल ऑन हैंडसेट ऑफ टाइप। तो SMS के थ्रू मोबाइल बैंकिंग जो है किस हैंडसेट पे अवेलेबल है? CDMA, GSM, नन ऑफ द अबव, बोथ GSM एंड CDMA। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका बोथ GSM एंड CDMA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस इंक्वायरी इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टेक्निकल ट्रांजेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली ये अपना नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। बिल पेमेंट इज अ काइंड ऑफ, फिर से 4 ऑप्शन वही है, तो बिल पेमेंट ऑब्वियसली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। ड्रॉबैक मोबाइल बैंकिंग थ्रू SMS चैनल आर। आपसे ये पूछा गया है कि मोबाइल बैंकिंग को SMS चैनल से यूज कर रहे हैं तो क्या ड्रॉबैक है? पहला, कस्टमर नीड नो एग्जैक्ट सिंटेक्स ट्रांजेक्शन। दूसरा, SMS चैनल नॉट इन टू इन इनक्रिप्टेड विदाउट हैविंग एन एप्लीकेशन ऑन हैंडसेट। सी, द SMS रिमेन SMS फॉर्मेट, द सेंट आइटम, द फोन कॉजिंग सिक्योरिटी थ्रेट, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी के सभी ड्रॉबैक है मोबाइल बैंकिंग थ्रू SMS चैनल के, क्योंकि देखिए इन टू इन इंक्रिप्शन नहीं हो पाता है SMS चैनल में। उसके बाद दोस्तों सेंट आइटम सिक्योरिटी थ्रेट का भी कॉज बनता है। ठीक है, और एक दूसरा चीज़ है कि कस्टमर को एग्जैक्ट सिंटेक्स ट्रांजेक्शन पता होना चाहिए। चलिए, इन कॉन्ट्रैक्ट SMS बेस्ड ट्रांजेक्शन USSD मीन्स। तो USSD का क्या मतलब हुआ? अभी हम लोगों ने USSD का फुल देखा था ना, क्रिएट रियल टाइम कनेक्शन आर सेशन बेस्ड कम्युनिकेशन, यूज द शॉर्ट कोड *99# ऑल द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन NUUP कस्टमर एक्सेस बैंकिंग सर्विस प्रेसिंग। तो NUUP में जो कस्टमर होते हैं वो कैसे बैंकिंग सर्विस को एक्सेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे? वो *999# *99 *99# और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका *99#, यानी ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसएसडी ऑफर्स, ऑप्शन ए ओनली नॉन फाइनेंशियल सर्विस, ऑप्शन बी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एंड वैल्यू एडेड सर्विस, ऑप्शन सी बोथ फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विस ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यूएसएसडी क्या ऑफर करती है दोस्तों? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल एंड वैल्यू एडेड सर्विस, ये तीनों। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू NUUP कैन डू फंड ट्रांसफर यूजिंग। तो NUUP के थ्रू फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं आप? MMID एंड मोबाइल नंबर, IFSC एंड अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों NUUP से कैसे फंड ट्रांसफर करेंगे? तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव। MMID एंड मोबाइल नंबर से, IFSC एंड अकाउंट नंबर से, आधार नंबर से, यानी इन सभी मेथड से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं NUUP के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग QSAM सर्विस कैन चेक देयर आधार सीडिंग स्टेटस विद देयर बैंक अकाउंट डायलिंग। तो आप कैसे QSAM के थ्रू अपना आधार सीडिंग स्टेटस बैंक अकाउंट से चेक कर सकते हैं कि आपका आधार बैंक से लिंक हुआ कि नहीं है? क्या डायल करना पड़ेगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका *99 *99#, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और NUUP में क्या था? NUUP में आप फंड ट्रांसफर कैसे करते हैं? आप सभी मेथड से कर सकते हैं, MMID एंड अकाउंट नंबर, IFSC एंड अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMPS का मतलब क्या है? IMPS का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर ए। IMPS का इनेबल एनीवेयर बैंकिंग, एनी टाइम बैंकिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है। टू पे योर बिल ऑनलाइन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ ईच बिलर इज ऑप्शनल, मैंडेटरी, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, नन ऑफ द अबव। तो ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है बताइए? तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोस्तों अपना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग वन कैन परफॉर्म रेमिटेंस एंड फंड ट्रांसफर, शॉपिंग, फोन रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप सभी कुछ कर सकते हैं। फिशिंग टेक्निक इज यूज बाय फ्रॉडस्टर फॉर ब्रांड स्पूफिंग, कार्डिंग, ईमेल स्कैम, ऑल ऑफ द अबव। तो फिशिंग टेक्निक जो यूज करते हैं फ्रॉडस्टर किस चीज़ के लिए? तो सभी चीज़ों के लिए करते होंगे, चाहे वो आपके ब्रांड स्पूफिंग हो, कार्डिंग हो, ईमेल स्कैम हो, सभी के सभी चीज़ होते हैं। फिशिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय वन टाइम पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो फिशिंग को आप यदि रोकना चाह रहे हैं तो आपको वन टाइम पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं OTP, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी यूज कर सकते हैं। A process of sending email that steals sensitive information from the customer computer by installing trojans and keystroke sniper is called। तो आपके पास मान लीजिए कि आपको ईमेल आ रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको चुराया जा रहा है। कहाँ से? कस्टमर के कंप्यूटर से। कैसे? तो आप क्या कर रहे हैं? ट्रोजन या कीस्ट्रोक स्नाइपर को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल स्पूफिंग, ब्रांड स्पूफिंग, साइबर मगिंग या फिशिंग। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों साइबर मगिंग। While entering information such as ID, password and other confidential information online, it is to be checked that। तो आपको यदि कभी मान लीजिए अपना ID, पासवर्ड और अदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डाल रहे हैं, तो आपको क्या चेक करना चाहिए कि वेबसाइट एड्रेस जो है वो HTTP DOS से HTTPS हो जाए, फिर सिक्योरिटी आइकन दैट लुक्स लाइक अ लॉक और की अपीयर्स, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है दोनों, ये दोनों का दोनों आपको चेक करना है। HTTP से HTTPS हो जाना चाहिए और सिक्योरिटी आइकन जो है वो लॉक या की अपीयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है A financial institution never asks for confidential information from its customer either on phone or email. Always ask, may at time ask, none of the above। तो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, और वो यदि कोई पूछ रहा है तो आपको फ्रॉड है वो। तो confidential information from। नेक्स्ट क्वेश्चन है the risk arising from fraud, error, negligence and inability to maintain expected service level is called। तो मान लीजिए कोई फ्रॉड है, कोई एरर है, कोई नेग्लिजेंस है, तो उसके कारण कोई रिस्क यदि आ रहा है ताकि हम जो एक्सपेक्टेड सर्विस लेवल को मेंटेन करने में इनेबल है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क, कॉम्प्लायंस रिस्क, नन ऑफ द अबव। उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ट्रांजैक्शन रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ कस्टमर इज एबल टू गेट कैश बाय ट्रांजेक्टिंग एट अ POS मशीन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। तो कोई मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो एबल हो जाता है गेट कैश बाय ट्रांजेक्टिंग एट POS मशीन, इसे क्या कहते हैं? कैश एट द रेट POS, कैश एडवांस, एडवांस कैश, POS एडवांस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका कैश एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ कस्टमर कैंसल अ सेल एंड रिटर्न द अमाउंट बैक बिफोर सेटलमेंट, दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड रिफंड, रिटर्न, नल एंड वाइट। तो दोस्तों इसे हम लोग वाइट का ट्रांजेक्शन करते हैं। मोबाइल POS इज अ डिवाइस दैट इज पोर्टेबल, GPRS इनेबल, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो मोबाइल POS बेसिकली पोर्टेबल होता है और GPRS इनेबल होता है। लास्ट क्वेश्चन है द फाइनेंशियल एंटिटी और बैंक दैट डज टाई अप विद मर्चेंट एंड इंस्टॉल POS टर्मिनल एट द लोकेशन इज कॉल्ड। तो वो फाइनेंशियल एंटिटी और बैंक कौन से होते हैं जो कि मर्चेंट के साथ टाई अप हो जाते हैं और POS टर्मिनल को इंस्टॉल करते हैं अपने लोकेशन पे? एक्वायरिंग बैंक, कार्ड होल्डर, इशूइंग बैंक, कार्ड इशूअर, कार्ड स्कीम प्रोवाइडर। तो ये हमारे एक्वायरिंग बैंक। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सेट। यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और क्विज़ेस मिले। धन्यवाद।